स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो गैस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ लिया था। और आज हम जो बिहेवियर ऑफ गैस है उस बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी जो गैस है वो मुख्तलिफ़ कंडीशंस के अंदर बिहेव किस तरह से करती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास जो भी गैस होती है, गैस के कुछ पैरामीटर्स हैं, फिज़िकल पैरामीटर्स हैं। और वो फिज़िकल पैरामीटर कौन कौन से हैं? फिज़िकल पैरामीटर है आपके पास प्रेशर, हमारे पास है वॉल्यूम और हमारे पास है टेम्परेचर, और एक फिज़िकल पैरामीटर है जिसका नाम है मास। ठीक है, ये चार फिज़िकल पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद हैं। और ये जो चार फिज़िकल पैरामीटर हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या है कि अगर आप इन चारों में से कोई सा भी एक पैरामीटर बढ़ाएंगे, को चेंज करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तो टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से जो आपका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम के पैरामीटर में तब्दीली आएगी। जैसे आमतौर पे आपने देखा है कि बलून्स वगैरह जो होते हैं उनको जब हम धूप में रख देते हैं तो धूप में रखने के बाद क्या होता है, वो एकदम से बर्स्ट कर जाते हैं। क्यों बर्स्ट कर जाते हैं? क्यों? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनका वॉल्यूम क्या होना शुरू होता है, वो गैसेस एक्सपेंड करना शुरू हो जाती हैं। जब वो गैसेस एक्सपेंड करना शुरू होती हैं तो वो आपका जो बलून होता है वो आपका फट जाता है। तो इन गैस लॉ में हमने यही पढ़ना है कि किस तरह से हमारे जो मुख्तलिफ चार पैरामीटर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड किस तरह करते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब गैस लॉ क्या है? गैस लॉ क्या है? गैस लॉ जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो अब गैस लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं। गैस लॉ इज अ प्रिसाइज स्टेटमेंट, प्रिसाइज मैथमेटिकल स्टेटमेंट about these relation। यानी जब आप इन पैरामीटर के दरमियान एक प्रिसाइज मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? गैस लॉ बन जाएगा। ठीक है, आप देखें मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ रिसर्चेस की, और उनमें से जो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बॉयल्स, उन्होंने सबसे पहले जो है वो एक लॉ दिया जिसको हम बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं। और ये जो बॉयल्स लॉ है ये आपने फिजिक्स की क्लास में ही पढ़ा हुआ। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ। अब देखें सबसे पहले मैं इनके तीनों जो लॉ हैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए हमारे पास है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और एक हमारे पास है एवोगैड्रो लॉ। अब देखें साइंटिस्ट ने जब इन पैरामीटर्स को पढ़ा तो उनको पढ़ने के लिए जो उन्होंने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की वो स्ट्रेटजी ये थी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और जो है वो मास है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन तीनों साइंटिस्ट ने वॉल्यूम की स्टडी की। इन्होंने भी वॉल्यूम की स्टडी की, इन्होंने भी वॉल्यूम की स्टडी की, और इन्होंने भी वॉल्यूम की स्टडी की। मतलब इन्होंने देखा कि हम जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम पे क्या असर आता है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम पे क्या असर आता है, मास को बढ़ाते हैं तो मास को बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम पे क्या फ़र्क आता है। तो ये तीनों साइंटिस्ट से उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो वॉल्यूम की स्टडी की। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज़ देखें, मिसाल के तौर पर मैं वॉल्यूम की स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, और वॉल्यूम की स्टडी करने में मेरे पास प्रेशर भी है, मेरे पास टेम्परेचर भी है और मेरे पास मास ऑफ सब्सटेंस भी है। अगर मैं तीनों को एक साथ बढ़ा देता हूँ, यानी मैंने टेम्परेचर को भी बढ़ा दिया, मैंने प्रेशर को भी बढ़ा दिया, मैंने मास ऑफ सब्सटेंस को भी बढ़ा दिया, इन तीनों की वजह से क्या होगा? इन तीनों की वजह से आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन आपको ये मालूम नहीं हो पाएगा कि ये जो वॉल्यूम पे चेंज आया है प्रेशर की वजह से कितना है, टेम्परेचर की वजह से कितना है और मास की वजह से कितना है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये मालूम करने के लिए
कि सिर्फ एक इंडिविजुअल पैरामीटर का, यानी सिर्फ प्रेशर का वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट है, सिर्फ टेम्परेचर का वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट है, सिर्फ मास का वॉल्यूम पे क्या असर है। तो उन्होंने क्या किया, 4 पैरामीटर थे, तो 4 पैरामीटर में से 2 को उन्होंने कांस्टेंट रखा। मतलब अब इसमें देखें बॉयस लॉ ने क्या किया, बॉयस लॉ भी क्या किया, मास जो था उन्होंने कांस्टेंट रखा और इन्होंने भी क्या किया, मास को कांस्टेंट रखा। ठीक है, मास को कांस्टेंट रखा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप देखें जो दूसरा पैरामीटर इन्होंने कांस्टेंट लिया, अब उसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने देखा होगा बीटी, ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन, बीटी का मतलब क्या होता है, जैसे पीटीसीएल होता है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, इसी तरह से बीटी होता है ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन। तो ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन में देखें बी स्टैंड फॉर बॉयल्स लॉ एंड टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, यानी बॉयल्स कैप टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बॉयल्स को आपको याद हो गया कि बॉयल्स ने क्या किया, मास और टेम्परेचर को क्या किया, कांस्टेंट रखा। ठीक है, ये तो बॉयल्स का हो गया। अच्छा इसके बाद है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के लिए आप याद रखें पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, यानी चार्ल्स कैप प्रेशर कांस्टेंट। तो ये भी आपको याद हो गया कि चार्ल्स ने क्या किया, प्रेशर को क्या किया, कांस्टेंट रखा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पर आपको मालूम हो गया कि बॉयल्स ने क्या किया था, बॉयल्स ने क्या किया, बॉयल्स ने क्या किया, बॉयल्स ने जो है वो वॉल्यूम क्या किया, वॉल्यूम, मास और टेम्परेचर को क्या किया, कांस्टेंट रखा। अब देखें सिर्फ इसमें एक पैरामीटर आ गया, वो पैरामीटर कौन सा है, प्रेशर का है। तो इन्होंने क्या किया, जो प्रेशर था उसको क्या किया, चेंज किया, यानी ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है और ये इन्होंने क्या किया, चेंज किया, यानी ये हमारा वेरिएबल है। यानी इसका मतलब ये हुआ बॉयल्स ने जो रिलेशन पढ़ा वो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन पढ़ा। ठीक है, अब इसमें देखें चार्ल्स ने क्या किया, चार्ल्स ने क्या किया, चार्ल्स ने भी वॉल्यूम, चार्ल्स ने मास और प्रेशर को कांस्टेंट रखा और जो चेंज किया, चेंज जो किया उन्होंने, चेंज जो है वो जाहिर बात है एक टेम्परेचर रह गया, चेंज उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर किया। ठीक है, ये स्टूडेंट आपको पता लग गया होगा। और ये दोनों जो चीज़ मैंने पढ़ा है ये एमसीक्यूज के सवाल हैं कि किस में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होता है और कौन से पैरामीटर का रिलेशन है। ठीक है, अच्छा अब देखें मास दोनों में कांस्टेंट था। ठीक है, इसमें क्या है, उन्होंने मास को चेंज किया, इन्होंने क्या किया, इसको मास को चेंज किया, यानी ये जो रिलेशन है वो मास, वॉल्यूम और मास का है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, ये वॉल्यूम और प्रेशर का है। ठीक है, अब बाकी देखें जो 2 पैरामीटर रह गए, अब 2 पैरामीटर कौन कौन से रह गए, एक तो आपका रह गया प्रेशर और एक आपका रह गया क्या, टेम्परेचर। तो ये आपके 4 लॉ हैं जिसको साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। बॉयल्स ने वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन पढ़ा, चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर का पढ़ा, एवोगाड्रो ने वॉल्यूम और मास का रिलेशन पढ़ा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मैं इसको मुख्तसर करके बता देता हूँ, लिख के ये बता दिया। अब हम इनको जो ना बॉयल्स और बॉयल्स लॉ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमारे पास है बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ में सबसे पहले आप जो लिखेंगे वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, बॉयल्स लॉ का जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा वो क्या आएगा कि बॉयल्स स्टडी, बॉयल्स ने क्या किया, बॉयल्स स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम। उन्होंने क्या स्टडी किया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम को उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अब इसकी स्टेटमेंट जरा हम पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसकी, स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब स्टेटमेंट को पढ़ाने से पहले ना मैं आपको इसकी एक्सपेरिमेंटल चीज़ बता देता हूँ कि एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या किया था। देखिए उन्होंने क्या किया, कंटेनर लिया। ठीक है, कंटेनर लिया। अब आपको पता है बॉयल्स ने मास को कांस्टेंट रखना है, मास क्या है, कांस्टेंट है। तो मास को कांस्टेंट के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर लिड लगाया, यहाँ पर उन्होंने मास ले लिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसका उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, मास कांस्टेंट है और क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, सपोज ये वॉल्यूम है V1। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें प्रेशर लगाने से पहले इसका V1 होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, V1। सपोज ये आपके पास 100 dm³ है।
ठीक है, और प्रेशर भी कुछ ना कुछ होगा। सपोज वो प्रेशर है आपके पास 1 atm, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर आपने बढ़ाया, प्रेशर करने पर इसका प्रेशर हो गया आपने सपोज 2 atm कर दिया। अब जब 2 atm किया और फिर साइंटिस्ट ने देखा कि इसका वॉल्यूम कितना है, तो जब वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम क्या हो चुका था, इसका आधा हो चुका था। पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर ये पहुँच चुका था। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो V2 हो गया वो हो गया 50 dm³, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, प्रेशर और बढ़ाया, प्रेशर सपोज उन्होंने कर दिया कितना 4 atm, 4 atm किया। अब 4 atm पे जब उन्होंने चेक किया तो 4 atm पे वॉल्यूम आपका क्या हो गया 100 dm³ आ गया, सॉरी 25 dm³ आ गया। तो स्टूडेंट यहां पर देखें आप कि अब इसमें देखें कि इसके अंदर मैथमेटिकल रिलेशन क्या है कि वॉल्यूम को बढ़ाने से, सॉरी प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर आपका कम हो रहा है। तो आपको नजर आएगा, अब इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे। अब इसमें देखें क्या है आपके पास, एट कांस्टेंट, आपके पास क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर at constant pressure and mass, volume of a given mass of a gas, volume of a gas is inversely proportional, is inversely proportional, is inversely proportional to its pressure। अगर आपके पास क्या होगा, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। अब इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का मतलब ये कि आप एक चीज बढ़ाएंगे दूसरी चीज क्या होती जाएगी आपकी कम हो जाएगी। ये हो गया आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उसके प्रेशर के। तो ये स्टूडेंट बन गई इसकी स्टेटमेंट, ये आपकी हो गई स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके बाद ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद अब देख लेते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास टेम्परेचर और एंड मास, आपके पास क्या टेम्परेचर एंड मास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज का सवाल है, ठीक है। अच्छा, अब जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो डायरेक्ट चेंज प्रोपोर्शन हटने के साइन हटने पे यहाँ पे जाए K1/P, ठीक है, और ये डिवाइड का है और क्या हो जाएगा Vp = K। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने ये समझना है कि जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ रहा है, इस कांस्टेंट को हमने समझना है, ठीक है। अब देखें, इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, ये है V1 और ये है P1। जब V1 और P1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यानी PV का जो प्रोडक्ट होगी P1 E1 वो हमारे पास आ जाएगी 100, ठीक है। इसके बाद हम V2 और P2 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 50 × 2 ये भी हमारे पास आ जाएगी 100, ठीक है। V3 और P4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी हमारे पास 25 × 4 ये भी हमारे पास 100 dm हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब आपको नजर आया कि जब भी हम के, अब यहां पर देखें ये है इसकी फर्स्ट स्टेट। फर्स्ट स्टेट का मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेट का मतलब ये है कि ये आपकी पहली स्टेट थी, यहां पर इसका प्रेशर 1 atm था, वॉल्यूम क्या था 100 dm³ था। अब ये इसकी स्टेट 2। अब स्टेट 2 क्या बनी, स्टेट 2 ये बनी कि यहां पर जो है वो आपका प्रेशर आपके पास क्या है 2 atm है और वॉल्यूम इसका ये गिवन है। तो ये है स्टेट 1, यहां होगा P1 V1 और यहां क्या होगा आपका P2 V2। और अगर मैं ये देखूं यहां पर तो ये बनेगी इसकी थर्ड स्टेट। तो यहां पर क्या होगा P3 और V3। अब यहां पर देखें चाहे P1 V1 को मल्टीप्लाई, अब स्टूडेंट इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई गैस है और उसका कोई प्रेशर है और वॉल्यूम है, आपने उस स्टेट के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कराया तो वहां पर एक वैल्यू आ गई कांस्टेंट की। उसके बाद आपने उसी गैस की क्या की, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज किया, यानी P1 से आप ले गए P2 पर, V1 से ले गए V2 पर। अब ये आपकी न्यू स्टेट है। अब इस न्यू स्टेट के ऊपर भी जब आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा। अगर प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने पर आपका वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका बॉयल्स लॉ क्या हो रहा है, इसके अंदर फॉलो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये वो K कांस्टेंट। अब इसमें जरा ग्राफ देख लेते हैं। अब देखिए इस ग्राफ ये बनता है V और P। अब देखें आपको पता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे
ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। और जब ऐसे ऐसे आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, तो यहां पर आ रहे हैं, तो आपका प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, शुरू में अब इसका जो ग्राफ बनता है ना स्टूडेंट, वो इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर देखें, इस पॉइंट के ऊपर क्या है आपका V1 है, ये V1 मौजूद है आपके पास, ये V1 है, और ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये इसका कहलाएगा P1, ये हो गया आपका P1। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया, पहले प्रेशर ये था, आप प्रेशर यहां पे आ गया, यानी अब इस पॉइंट पे आ जाए, इस पॉइंट पर आएंगे तो इस पॉइंट पे जब आप देखेंगे तो यहां कोई ना कोई V होगा और यहां कोई ना कोई क्या होगा, P होगा। तो अब इस पॉइंट के ऊपर देखें, ये जो भी वॉल्यूम और जो प्रेशर होगा ये V2 होगा और ये आपके पास क्या होगा, P2 होगा। अब यहां पर देख लें, यहां प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर और बढ़ा तो अब यहां पर सपोज आप यहां पर देखें, अब यहां जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि यहां प्रेशर सपोज 1 था, तो 1 के बाद यहां सपोज 2 हो गया है, तो 2 होने पे वॉल्यूम इसका क्या हो गया, और डिक्रीज हो गया। तो देखें ऐसे आ रहे हैं, यूं आ रहे हैं, तो वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो रहा है। तो ये रिलेशन है मैथमेटिकली कि जैसे जैसे अब आप आगे जा रहे हैं तो वॉल्यूम आपको क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। एक ग्राफ तो इसका P और V का बन गया। अच्छा, दूसरा ग्राफ बनता है किसका, V और 1/P का। V और 1/P में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट का है, और इनका जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट आता है, इस तरह का, V और 1/P का, मतलब ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो पॉइस लॉ का ग्राफ है। अच्छा अब देखें, ये स्टेट 1 है, ठीक है, स्टेट 1 P1, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसमें देखें, ये हमारे पास स्टेट है P1 और V1 बराबर है K के, कांस्टेंट है, P2 V2 बराबर है कांस्टेंट K। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन सकती है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारे पास जो बन गई इक्वेशन, किसकी बन गई, हमारे पास बॉयल्स लॉ की इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको देख के हम जो है वो न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के बारे में चंद एक चीज़ें मैं आपको आगे जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ पढ़ लेते हैं वो। अब स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को देख लेते हैं। सबसे पहले चार्ल्स लॉ के बारे में देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ है क्या, ये मैंने अभी आपको बताया था। चार्ल्स लॉ जो है वो आपके पास रिलेशनशिप है किसके दरमियान, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान है। अब इसके बाद देखें वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट इसकी दो हैं। स्टेटमेंट है इसकी कि आपके पास, अब देखें इसके अंदर भी हम जो है ना वॉल्यूम को ही पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम को ही पढ़ रहे हैं, और टेम्परेचर, पहले हमने प्रेशर को बढ़ाया था, अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो अब स्टेटमेंट ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to its absolute temperature. It directly proportional to its absolute temperature. इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, सपोज हम क्या करते हैं, इसको ये एक बलून है, इस बलून का हमने लिया, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 25 सेंटीग्रेड था। अब मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर जो है वो 50 सेंटीग्रेड कर दिया। अब 50 सेंटीग्रेड के बाद देखा तो मैंने देखा कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। फिर मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मैंने 60 सेंटीग्रेड कर दिया तो वॉल्यूम और बढ़ गया। और जब मैंने 70 सेंटीग्रेड करा तो 70 सेंटीग्रेड करने पे क्या हुआ, इसका जो वॉल्यूम था, वो जो गैस का था बलून था, वो पूरा फट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा। और इसी को ले जाके आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दें तो आपको नज़र आएगा कि थोड़ी देर के बाद आपका जो भी बलून है वो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो ये आपकी इसका टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को भी हम आगे पढ़ेंगे। अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लें, इसकी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, इसको भी देख लेते हैं हम।
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पर जो है प्रेशर और मास क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन रहेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और के बराबर हो जाएगा V/T के। अच्छा, जिस तरह से पहले हमने देखा था कि जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा है, इसी तरह से यहाँ पर जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को किसी भी स्टेट के ऊपर डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें इसका अब हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या है, ग्राफ किस तरह का बन रहा है। अब ग्राफ में इसको समझने से पहले ना मैं आपको इसके कुछ ग्राफ के पॉइंट्स बताता हूँ। ग्राफ के कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लें। देखें ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपके पास मौजूद है। इस ग्राफ में आपको पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी, जब जैसे जैसे यहाँ आओगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव में वैल्यू आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आने में भी क्या होगा, आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब मैं चंद एक पॉइंट आपसे पूछ लेता हूँ। अब जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये जाहिर सी बात है ये भी पॉजिटिव में होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4, और नीचे चल जाओगे -1 -2 -3 -4 -5। ये ग्राफ हो गया। अब ग्राफ में देखें, आपने इस ग्राफ के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें सीखनी है, 2 पॉइंट देखने। वो 2 पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाए तो 2 पॉइंट आपको पूरी वैल्यू को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें, अगर आपको मैं ये वाला पॉइंट आपसे पूछता हूँ तो आप बता देंगे यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू क्या है, 6 है। आपने देख के बता दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पूछूँ सपोज, तो आप बता देंगे भाई यहाँ पर x की वैल्यू तो 5 है लेकिन y की वैल्यू 7 है। अच्छा, अब मैं इधर आऊँ, सपोज मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर देखूँ, यहाँ मैं आपसे पूछूँ तो आप यहाँ बता देंगे x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू क्या है, 3 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूछूँ, इस पॉइंट के ऊपर पूछूँ, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या है आपके पास, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे अगर इस पॉइंट के ऊपर पूछूं, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर आप बताएंगे यहाँ x की वैल्यू तो 0 है लेकिन यहाँ y की वैल्यू कुछ ना कुछ है, ठीक है। इस तरह से इस पॉइंट के बारे में पूछूं तो आप बता देंगे यहाँ x 0 है। ये बात समझ में आ गई कि यहाँ आपके पास दोनों 0 है। जब ऊपर जा रहे हो, ऊपर जाने में x तो 0 है क्योंकि x इस तरह बढ़ता है, ये x 0 है और y आपके पास, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये आ गई, ये सॉरी ये आ गया 6 आ गया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, अगर मैं इस तरफ से पूछूं, यहाँ पर पूछूं, मैं यहाँ पूछूं, ये पॉइंट पूछ लूं, तो इस पॉइंट के ऊपर देखें, यहाँ पर अब y 0 है, x 0 है, यहाँ पर क्या है, x 0 है और y की वैल्यू कोई ना कोई 0 है। x तो 0 है लेकिन यहाँ y की वैल्यू क्या है, -4 होती है। तो आप हमेशा याद रखें, ग्राफ के अंदर 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जिस पॉइंट के ऊपर x की तो कोई ना कोई वैल्यू होती है लेकिन y की वैल्यू 0 होती है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है आपका, x तो 0 है, ठीक है, यहाँ पर x तो 0 है लेकिन y की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर जो है y की वैल्यू तो कुछ, x की वैल्यू तो कुछ है -4 और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखें, इसके बाद देखें, तो अब ये सिर्फ 2 पॉइंट्स अब मुझे बता दें, वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये 2 पॉइंट जो हमने देखने हैं इसके अंदर, सबसे पहले देखें यहाँ पर स्टूडेंट, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ये है हमारे पास वॉल्यूम और ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखें, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये वॉल्यूम इस तरह करके, ये वॉल्यूम है यहाँ पर, ये वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया। अब मैं कोई सा भी पॉइंट आपसे पूछ लूँ तो आप उस पॉइंट को दे देंगे। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर वॉल्यूम को कम करना शुरू किया। जब वॉल्यूम कम करना शुरू करूँगा, टेम्परेचर को मैंने कम करना शुरू किया, तो वॉल्यूम में मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा था तो वॉल्यूम बढ़ रहा था। देखें, पहले यहाँ पे वॉल्यूम ये था, अब वॉल्यूम यहाँ पे आ गया और वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा आ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया। जब आपने टेम्परेचर को कम किया तो टेम्परेचर को कम करने की वजह से आपका वॉल्यूम कम हो गया। अब देखिए, ये वाला पॉइंट देखें क्या है, इस पॉइंट के ऊपर देखें, यहाँ पर y है, यहाँ वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ है लेकिन टेम्परेचर 0 है। यानी मिसाल के तौर पर गैस है, गैस का टेम्परेचर मैंने कम किया, टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, टेम्परेचर 0 हुआ और 0 आने पर आपके पास उस गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। ऐसा नहीं होगा टेम्परेचर 0 हो गया तो वॉल्यूम भी खत्म हो गया, वॉल्यूम कुछ ना कुछ मौजूद होगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट तो ये वाला है
कि इस पॉइंट के ऊपर क्या है, टेम्परेचर तो कुछ तो टेम्परेचर तो आपके पास जीरो हो गया है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर कुछ ना कुछ मौजूद है। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को और का गिराया। जब आपने टेम्परेचर को और गिराया तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। अब एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पर, यानी ये वाला पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पर आकर ना वॉल्यूम कम होना बंद हो जाता है। यानी हम ऑब्जर्व करते हैं वॉल्यूम कम हो रहा था लेकिन एक टाइम ऐसा है वॉल्यूम टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम कम नहीं हुआ, टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम कम नहीं हुआ। तो इस पॉइंट के ऊपर आकर होता क्या है, जो गैस है गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो जाए तो लिक्विड का वॉल्यूम कम होना क्या होता है, बंद हो जाता है। फिर हम इसी पॉइंट से क्या करते हैं, इसी पॉइंट से हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और इस एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस पॉइंट को स्टूडेंट बताइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें वॉल्यूम तो जीरो है, वॉल्यूम तो जीरो है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कुछ ना कुछ मौजूद है। ये दो पॉइंट है, एक पे टेम्परेचर जीरो था तो वॉल्यूम कुछ ना कुछ था। इस पॉइंट पे क्या है, टेम्परेचर तो है लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, जीरो। लेकिन ये जो वॉल्यूम जीरो है इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल। यानी थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, एक्चुअली तो ये यहाँ पर आके स्टॉप हो गया था ग्राफ में, यानी कागजी कार्रवाई में ये आपके पास इसका वॉल्यूम क्या है, जीरो है, जो आपके पास इमेजरी है। ठीक है, तो ये हमने क्या था। अब इसकी आती है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। अब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ मेरी इसकी क्या है। अब स्टूडेंट देखें ये ग्राफ है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें देखें ये वॉल्यूम था, हमने टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है और ये वॉल्यूम है। टेम्परेचर को हमने कम किया, यहाँ पर आके कम होना शुरू हो गया। इसके बाद हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया और यहाँ पर आके कट किया तो इसका टेम्परेचर आता -273.16। फिर हमने दूसरी गैस ली, दूसरी गैस के लिए भी ये किया तो वहाँ नज़र आया कि यहाँ पर भी इसका वॉल्यूम जीरो हो गया। तीसरी गैस ली, उसको एक्स्ट्रापोलेट किया तो वहाँ हमें नज़र आया कि हर गैस जब भी उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो वो जब एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट करती है, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब काटना, जब इंटरसेप्ट करती है तो वहाँ पर जाके क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो -270 है। यानी ये वो मिनिमम वॉल्यूम है जो यूनिवर्स के अंदर क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। यानी इसके नीचे तो और कोई टेम्परेचर है ही नहीं। ठीक है, तो ये वो आपका मिनिमम टेम्परेचर है जो यूनिवर्स के अंदर क्या कर सकता है, एग्जिस्ट करता है। और इसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। बताया ना, जो मैंने आपको बताया था वहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो ये वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं किसको, एवोगैड्रो लॉ को। एवोगैड्रो लॉ, अब देखें एवोगैड्रो लॉ आपको मैंने बता दिया। एवोगैड्रो लॉ क्या है, एवोगैड्रो लॉ को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो आपको याद कर लें। वो ये है कि सबसे पहले देखें साइंटिस्ट ने एक गैस ली। ठीक है, उस गैस का उन्होंने जो है ऑक्सीजन है उसका उन्होंने ले लिया 32 ग्राम, यानी इसके ले लिए 1 मोल। ठीक है, और 1 मोल पे आपको पता है इसके पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने दूसरी गैस ली नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के उन्होंने 28 ग्राम लिए, तो ये भी 1 मोल के बराबर है। और इसके पार्टिकल देखे तो 6.02 इंटू 10⁻23 थे। इसके बाद तीसरी गैस ली, उसके भी उन्होंने फर्ज करें कार्बन डाइऑक्साइड ले ली 44 ग्राम। ठीक है, और इसके भी क्या है बेटा, 1 मोल है। और पार्टिकल कैलकुलेट किया तो 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, जब उन्होंने इसके 1 मोल लिए और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो इसका वॉल्यूम आया 22.4 dm³। इसी तरह से जब ये गैस है, इस गैस के लिए, तो इस गैस का भी जब वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो जैसे हम आमतौर पर करते हैं ना कि हम जब टायर में गैस भरवाने जाते हैं तो सबसे पहले चेक कर लेता है कि अंदर जो है वो प्रेशर कितना है और उसका वॉल्यूम कितना हो चुका है। तो इसी तरह से उन्होंने इसका भी जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से जब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो इसका भी आपके पास 22.4 dm³ हो गया। तो ये स्टूडेंट 3 वॉल्यूम हमारे पास आ गए और तीनों वॉल्यूम क्या थे, सेम थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली चीज़, अगर सबके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद हो, ठीक है, सब में पार्टिकल की तादाद बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास क्या हो, इसकी 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर आपके पास क्या हो, तमाम गैसेस का बराबर वॉल्यूम हो, तो उस तमाम बराबर वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद होती है वो भी क्या होती है, आपके पास सेम होती है। तो पहली जो स्टेटमेंट है इसकी, सबसे पहली स्टेटमेंट लिख लें। पहली स्टेटमेंट ये है कि इक्वल
वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं और उन मुख्तलिफ गैसेस के अंदर आप अगर देखें तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो ये सेम होगी, और इसको हम जो है वो एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। ठीक है, पहला रिलेशन तो वॉल्यूम का हो गया। दूसरी स्टेटमेंट इसकी देख लेते हैं क्या है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, इसका उन्होंने वॉल्यूम 1 मोल लिया इस गैस का। फिर उन्होंने क्या किया, इस गैस का वॉल्यूम देखा तो वो 22.4 dm³ आ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, 2 मोल लिए और फिर उन्होंने उसका वॉल्यूम देखा तो वो इसका डबल आ रहा था। और फिर आपने इसका तीसरा लिया तो तीसरे का चेक किया तो तीसरे का इससे ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि जो वॉल्यूम है गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस, दूसरी स्टेटमेंट क्या बनी, ये तो पहली स्टेटमेंट हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जितना ज़्यादा होगा उसको हम जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज इक्वल टू KT, सॉरी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मास को देखें टू द नंबर ऑफ मोल्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये V इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल N आ जाएगा, यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो 22.4 dm³ है, क्योंकि सब जगह देखें कांस्टेंट 22.4 ही आ रहा है, जो सब में कांस्टेंट है। और ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई dm³ और N। ठीक है, अब पहली स्टेट जो होगी, पहली स्टेट पे क्या होगा, V इज इक्वल टू KN1, दूसरी स्टेट पे क्या होगा, KVN2 और K इज इक्वल टू V2 अपॉन। अब K की वैल्यू निकाल लें, K इज इक्वल टू V1 अपॉन N1, K2 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, और जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था कौन सा लॉ, एवोगैड्रो लॉ। अब देखें ये तीनों हमने जो है वो स्टेटमेंट्स पढ़ लिए हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये जो हम मुख्तलिफ इक्वेशंस ड्राइव करके आ रहे हैं, इन इक्वेशंस को हम यूज़ कैसे करेंगे, किस में यूज़ कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल्स में। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो न्यूमेरिकल की है। न्यूमेरिकल में कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो आप किस मौके के ऊपर किस इक्वेशन को जो है वो आप यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट।